थोड़ा सा चैप्टर इजी है, सेक्शन सी थोड़ा बड़ा है, लेंदी है, पर चैप्टर इजी है। तो इसका मतलब ये है कि अगर आप थोड़ी सी प्रैक्टिस कर देंगे तो चीज़ें आपसे कंट्रोल में आ जाएंगी। ठीक है। तो और जेली में से या फिर इसमें से, माइल्स में से? माइल से ही करा दे रहा, रीज़न ये है कि इसके काफ़ी अच्छे राइटअप्स थे। मेरे को क्या फ़र्क पड़ता है। ठीक है, क्योंकि मैं तो भाई जो जहाँ भी अच्छे रिसोर्सेज मिलते हैं मैं उसको एक्सेप्ट कर लेता हूँ। ठीक है। देखिए, सबसे पहले मैंने फिक्स्ड और वेरिएबल को बहुत डिटेल में समझा। फिक्स्ड और वेरिएबल का जो क्लासिफिकेशन होता है वो बिहेवियर के हिसाब से होता है, बिहेवियर के बेस पे होता है। और बिहेवियर में हमने क्या देखा था कि चूँकि ये वेरिएबल अगर होगा तो वेरिएबल वो होता है जो आपके प्रोडक्शन सेल के साथ डायरेक्टली वेरी होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनेट होता है। जितना प्रोड्यूस कीजिएगा, जितना सेल कीजिएगा, उससे हिसाब से आपको पैसे आएंगे। लेकिन उसके जो पर यूनिट चीज़ें होती है, कॉस्ट होती है, वो हमेशा क्या होती है जी, फिक्स होती है। फिर हमने जब फिक्स के बारे में कहा था, इन्होंने बोला कि ये चेंज नहीं होता। ठीक है, ये चेंज नहीं होता कब? विद इन द रेलिवेंट रेंज। जिस रेंज पे आप बिजनेस कर रहे हैं, रेंज यहाँ पर मतलब ये होता है कैपेसिटी पे। उस कैपेसिटी में क्या होता है, चेंज नहीं होता है। इसमें क्या होता है, इसमें पर यूनिट जो चीज़ें होती हैं वो वेरी करने लगती हैं, फिक्स कॉस्ट पर यूनिट। तो यानी कि फिक्स कॉस्ट पर यूनिट कहने का मतलब होता है एवरेज कॉस्ट पर यूनिट वेरी करने लगती हैं। तब हमने फिर आगे पढ़ा जी सेमी वेरिएबल कॉस्ट, जिसमें हमने बोला था ये मिक्स कॉस्ट है, जिसके अंदर फिक्स और वेरिएबल दोनों कंपोनेंट हैं। ठीक है, तो फिक्स और वेरिएबल के अगर दोनों कंपोनेंट हैं तो मैं फिक्स और वेरिएबल के दोनों कंपोनेंट हैं। ठीक है, तो हमने इसमें कुछ एग्जांपल्स लिए थे, जिसमें यूटिलिटी और लेबर कॉस्ट का एग्जांपल लिया था। लेबर कॉस्ट इन द सेंस हमने लिया था कि चलो के आपने कोई वो रखा हुआ है फिक्स्ड, मतलब लाइक सुपरवाइज़र वाले टाइप के कॉस्ट रखे हुए हैं कि मान लो कि छः बंदे काम कर रहे हैं, उसके ऊपर एक सुपरवाइज़र आपने रखा हुआ है। तो वो बंदे का कॉस्ट फिक्स होता है, बाकी जो वेरिएबल होता है, दोनों को जब कंबाइंड आप लेबर कॉस्ट बोलते हैं तो इसका मतलब क्या हो जाता है, वो सेमी वेरिएबल कॉस्ट होता है। दूसरा उसका मैंने बोला था जी, कॉस्ट फार्मूला होगा वाई इजिकल टू ए वी प्लस वी एक्स। ए वाई इजिकल टू, वाई का मतलब क्या होता है जी, वाई का मतलब होता है टोटल कॉस्ट, और इसको हम लोग डिपेंडेंट वेरिएबल भी बोलते हैं। उसके बाद होता है ए बोलते हैं ए इक्वल टू फिक्स कॉस्ट। फिक्स कॉस्ट का मतलब क्या होता है, जो पहले से डिफाइंड रहता है कि हाँ जी इतना कॉस्ट लगेगा। दूसरा हमने बोला था बी एक्स। बी और एक्स, जो बी वर्ड है उसका मतलब होता है वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट, और एक्स जो होता है वो होता है जी नंबर ऑफ वॉल्यूम्स, वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शंस कुछ भी हो सकता है, दैट इज़ गोइंग टू बी द इंडिपेंडेंट वेरिएबल। फिर हमने निकालना सीखा हाँ जी भाई कि अगर आपके पास दो कॉस्ट स्ट्रक्चर्स दिए हुए हैं 130,000 के और 80,000 के, तो दोनों के बीच में यदि कॉस्ट स्ट्रक्चर आपको दिया हुआ है, आपको डिटरमाइन करना है इसमें वेरिएबल कितना है तो फिक्स कितना है। तो मैंने आराम से बताया था जी, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट निकालने का तरीका ये होता है चेंज इन कॉस्ट डिवाइड बाई चेंज इन यूनिट। तो हमने क्या किया था, चेंज इन कॉस्ट डिवाइड बाई चेंज इन यूनिट किया था। तो चेंज इन कॉस्ट का मतलब हो गया 120 में से 80 निकल गया तो 30,000 बच गया था, और 30,000 को हमने डिवाइड कर दिया था किससे जी, 30,000 माइनस 20,000, 10,000 से डिवाइड कर दिया था। 30 माइनस 10 का मतलब होता है जी 3 रुपये। 3 रुपये क्या निकला था, हमारा वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट निकला था। फिर हमने उस 3 रुपये को क्या किया था, उसको हमने इक्वेशन 1 में प्लॉट करके चेक किया जी कि हमारा कॉस्टिंग कितना आएगा। तो हमने बोला जी 1,10,000 अगर हमारा कॉस्टिंग है और फिक्स कॉस्ट हमको नहीं पता, पर हमको ये पता है कि हम कितना यूनिट बनाते हैं, 30,000 यूनिट बनाते हैं। तो 30,000 इंटू 3, तो 30,000 इंटू 3 कीजिएगा तो आपका 90,000 आ जाएगा, और 90,000 प्लस फिक्स कॉस्ट इज इक्वल टू 1,10,000। तो 1,10,000 में से 90,000 निकल जाएगा तो आपका फिक्स कॉस्ट बैलेंसिंग फिगर निकल आएगा। फिक्स कॉस्ट बैलेंसिंग फिगर निकल आएगा जी 20,000 का। ठीक है, तो ये अभी तक हमने सिर्फ पढ़ा था। फिर आगे हमने पढ़ा जी सीवीपी एनालिसिस। ठीक है, तो सी वी पी एनालिसिस नथिंग, इट्स अ ब्रेक इवन एनालिसिस के बारे में हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था। तो ब्रेक इवन एनालिसिस में हमने क्या पढ़ा था कि इसके पीछे कुछ एजम्पशंस काम करता है, और ये नथिंग है बल्कि ये एक मार्जिनल कॉस्टिंग का अप्रोच है, जिसमें हम आप एस्टिमेट करते हैं कि कितना यूनिट प्रोड्यूस किया जाए ताकि हम अपने ब्रेक इवन को रीच कर सकें। ठीक है, इसके एजम्पशंस को लेके मैंने कहा था कि बाकायदा आपके एग्ज़ाम में एक ऐसे क्वेश्चन आता है, तो इसमें 2-3 है, 4-5 है, पर आपको याद रखने के लिए मैं बता दे रहा हूँ कि यहाँ पे मानते हैं कि लीनियरिटी इक्वेशंस रहेगा, यानी कि रेवेन्यू एंड कॉस्ट का लाइन जो होगा वो हमेशा लीनियर रहेगा। दूसरा बोलते हैं बाकी जो भी पैरामीटर हम यूज़ किए हुए हैं वो बोल रहे हैं रीजनेबली एस्टिमेटेड रहेंगे, यानी कि उसमें प्राइस चेंज। फिर आप जो प्रोडक्ट मिक्स यहाँ पे यूज़ करते हैं हाइपोथेटिकल बेसिस पे, वो भी आपको लगता है कि सेम रहेगा, जो कि रियल सिनेरियो में सेम नहीं रहेगा, इट में भी चेंज। फिर प्रोडक्शन इज इक्वल टू
प्रोडक्शन इज इक्वल टू सेल, ये वाला एक कहानी सा, एक एग्जाम्पशन से यहाँ मान के चला जाता है। यहाँ पे ओपनिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक, ऐसे कोई कॉन्सेप्ट नहीं होते। यहाँ पे जब एज्यूम किया जाता है कि जितना आप प्रोड्यूस कीजिएगा उतना आपका सेल हो जाएगा। और सबसे बड़ी एक और चीज़ें मैंने यहाँ पे ऐड करवाई थी, वो ऐड करवाई थी कि बल्क डिस्काउंट जो होता है या क्वांटिटी डिस्काउंट होता है उसको ये इग्नोर कर देता है। फिर उसके बाद हमने आपको ये ब्रेक इवन पॉइंट के लिए हमने आपको ये पूरा का पूरा क्या समझाया था, हमने आपको ये पूरा का पूरा डायग्राम समझाया। तो हमने बोला कि देखिए ये जो एक्स एक्सिस है, इसको एक्स एक्सिस बोलते हैं। एक्स एक्सिस पे हमारा यूनिट को डिफाइन किया जाता है और ये हमारा वाई एक्सिस होता है जिसके ऊपर हम कॉस्ट और रेवेन्यू डिफाइन करते हैं, कॉस्ट और रेवेन्यू डिफाइन करते हैं। तो हमने बोला जी यहाँ से यहाँ तक के लाइन को हम फिक्स कॉस्ट बोलते हैं, ठीक है। और ये जो है हमारी इंडिविजुअल जो है वेरिएबल की लाइन है, ये दोनों को जब हम सम अप कर देते हैं तो ये हमारा टोटल कॉस्ट लाइन हो जाता है। और टोटल कॉस्ट लाइन और सेल्स के जो लाइन होता है, जो दोनों का कटिंग इंटरसेक्शंस पॉइंट होता है, उस इंटरसेक्शन पॉइंट को हम ब्रेक इवन पॉइंट बोलते हैं। तो उस इंटरसेक्शन के पॉइंट को ब्रेक इवन पॉइंट बोलते हैं। तो देखिए ब्रेक इवन पॉइंट से ऊपर का जो भी डिफरेंस है, सेल्स माइनस कॉस्ट, उस पोर्शन को प्रॉफिट बोलते हैं। उसके बाद जो टोटल कॉस्ट और फिक्स कॉस्ट के बीच का जो गैप होता है, टोटल कॉस्ट और फिक्स कॉस्ट के बीच का पार्ट होता है, उसको हम वेरिएबल बोलते हैं। और नीचे के सारे पार्ट को हम फिक्स कॉस्ट बोलते हैं, ठीक है जी। तो ये हमने बात की थी। फिर उसके बाद हमने एक एग्जांपल्स लिया था, उसमें हमने आपको सिखाया था कि ब्रेक इवन यूनिट्स अगर निकालने बोला जाए तो आपके लिए टर्म यूज़ करेगा BEP। BEP स्टैंड फॉर ब्रेक इवन पॉइंट्स एंड दैट इज़ इन यूनिट। लेकिन जब अगर ब्रेक इवन सेल्स वर्ड यूज़ करेगा तो सेल्स जो है वो डॉलर के बारे में बात करता है, ठीक है। तो फार्मूला मैंने यहाँ बताया था कि फिक्स कॉस्ट डिवाइड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, कंट्रीब्यूशन मार्जिन पर यूनिट और कंट्रीब्यूशन पर यूनिट इज सेम। तो कंट्रीब्यूशंस निकालने का फार्मूला मैंने सिखाया था सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट। फिर उसके बाद मैंने आपको सिखाया था जी कि पीवी रेशियो, यानी हमने आपको ये टर्म सिखाया था फिक्स कॉस्ट डिवाइड बाय पीवी रेशियो। तो अब हमने आपको सिखाया था जी पीवी रेशियो निकालने का फार्मूला क्या है। पीवी रेशियो निकालने का फार्मूला क्या है, तो पीवी रेशियो निकालने का फार्मूला ये होता है कि हमने आपको बोला था जी कंट्रीब्यूशंस बाय सेल्स, कंट्रीब्यूशंस बाय सेल्स इंटू 100 करेंगे तो हमारा पीवी रेशियो निकल गया, जो कि यहाँ पे लिखा भी हुआ है, ठीक है। अब हमने एक सवाल पकड़ा था, उस सवाल में हमने लिया हुआ था जी कि अगर हम 100 यूनिट बेचते हैं, ठीक है, बट वो हमसे पूछा था कि भाई साहब ऐसा है कि मेरे को आप सजेस्ट करो कि कितना हमारा ब्रेक इवन आएगा। तो हमने बोला था ठीक है जी, हमने बोला था कि एक काम करते हैं, हम इसकी ब्रेक इवन निकालने की कोशिश करते हैं। तो हमने बोला जी सेल्स जो है आपका कितने का है, सेल्स है आपका 10 रुपये का। तो 10 रुपये का मैंने सेल्स प्राइस रखा, 10 रुपये की सेल प्राइस रखी। फिर उसके आगे वेरिएबल कॉस्ट मैंने लिखा, तो वेरिएबल कॉस्ट हमारा कितना था जी 7 रुपये। इसका मतलब 10 माइनस 7 का मतलब 3 रुपया हमारा क्या आ गया। इसको बोला था जी मैंने कंट्रीब्यूशंस बोला था, कंट्रीब्यूशंस मार्जिन या कंट्रीब्यूशंस पर यूनिट, जो भी आप वर्ड यूज़ कीजिएगा चलेगा, ठीक है। कंट्रीब्यूशंस पर यूनिट हमारा कितना आ गया था, 3 रुपया आ गया था। और फिर हमको फिक्स कॉस्ट रिकवर करना था। फिक्स कॉस्ट कितना था क्वेश्चन में 225। तो हमने बोला था 225, हमने बोला था जी 225 बाई 3 कीजिएगा तो आपका आएगा जी 75 यूनिट। इसका मतलब ये है कि अगर आप 75 यूनिट बेच पाते हैं, इसका मतलब यू आर एबल टू अचीव योर ब्रेक इवन पॉइंट। बट हमने बोला था कि देखिए ये तो यूनिट्स में हमने बताया, बट अगर हमको इसमें बताना होता, क्वांटिटी वैल्यू में बताना होता, डॉलर में बताना होता, तो हम क्या करते, 75 यूनिट इंटू 10 रुपये का सेलिंग प्राइस है, तो इसको मल्टीप्लाई करते तो हमारा जो ब्रेक इवन आता वो 750 का आता। अब हम चेक करेंगे कि 750 का कैलकुलेशन जो हमने किया है वो क्या सही में सही है या फिर हमारा कुछ गलत भी हो सकता है। तो देखिए हमने सेल प्राइस में यहाँ पे 750 कॉपी कर लिया, सेल प्राइस में हमने यहाँ पे हमने सेल प्राइस में यहाँ पे देखिए 750 हमने कॉपी कर लिया, ठीक है जी। इसके अगेंस्ट में हमारा 7 रुपये पर यूनिट है, 7 इंटू 75 कीजिएगा तो आपका 525 का आपका क्या आ जाएगा, कॉन्ट्रीब्यूशंस आ जाएगा। तो उसमें से जो निकलेगा वो क्या आ जाएगा, उसको बोलेंगे कंट्रीब्यूशंस, ठीक है। 525 हमारा क्या आ गया, वेरिएबल कॉस्ट आ गया, 750 माइनस 525 कीजिएगा तो कंट्रीब्यूशन आ जाएगा। और फिक्स कॉस्ट 525 है तो माइनस 225 है तो माइनस कीजिएगा तो आपका ज़ीरो प्रॉफिट हो जाएगा। तो ब्रेक इवन वो पॉइंट होता है जहाँ पे आपका ज़ीरो प्रॉफिट ज़ीरो लॉस होता है, ठीक है। तो इसका मतलब ये होता है कि ब्रेक इवन पॉइंट वो पॉइंट है जहाँ पे कंट्रीब्यूशन मार्जिन जो होता है वो फिक्स कॉस्ट के बराबर हो जाता है। फिर हमने आपके उसके बाद जो हमने आपके साथ डिस्कस किया था जी कि आप एक काम कर लो कि आप जो है कोई एक डिज़ायर्ड लेवल ऑफ प्रॉफिट अगर आपने मान के रखा हुआ है कि एक सर्टेन अमाउंट ऑफ प्रॉफिट आप अर्न करना चाहते हो, तो उसके लिए हमने आपको क्या बताया था, हमने बोला था फिक्स कॉस्ट प्लस डिज़ायर्ड प्रॉफिट डिवाइड बाय कंट्रीब्यूशंस मार्जिन कर दीजिएगा तो आपका आंसर आ जाएगा। तो हमारे क्वेश्चंस में डिज़ायर्ड प्रॉफिट क्या था जी
कि 30 उसको अर्न करना चाहता है, वो 30 अर्न करना चाहता है, इसका मतलब 225 उसके पास ऑलरेडी फिक्स कॉस्ट रिकवर करना है प्लस 30 उसको रिकवर करना है। तो 225 प्लस 30 जो होता है वो कितना होता है जी, 255 होता है। 255 डिवाइड बाई 3 करेगा, इसका मतलब कि अगर वो 85 यूनिट बेचता है तो उसको 30 रुपये की प्रॉफिट आ जाएगी। फिर हमने बोला था कि अपना आंसर्स कैसे चेक करेंगे, तो 85 को इंटू 10 से मल्टीप्लाई किया तो हमारा सेल निकल आ गया जी 850। तो 850 का सेल आ गया, 7 रुपये इंटू 85 कीजिएगा तो आपका 595 का क्या आ जाएगा जी, वेरिएबल कॉस्ट हो जाएगा। 595 का वेरिएबल कॉस्ट आ गया, 850 माइनस 595 वेरिएबल कॉस्ट 255 हो गया। 255 के आगे इसमें 225 हमारा फिक्स कॉस्ट था, तो 30 रुपये की हमारी प्रॉफिट आ गई। इसका मतलब ये रहा कि अगर हमको अपना अगर टारगेट प्रॉफिट अर्न करना है तो उसके टारगेट प्रॉफिट को हम फिक्स कॉस्ट में ऐड कर देंगे और उससे हम कंट्रीब्यूशंस मार्जिन कंट्रीब्यूशंस पर यूनिट से डिवाइड करने से हमको पता चल जाएगा जी कि हमारा हमारे को कितना यूनिट प्रोड्यूस करना है। ठीक है, उसके बाद जो है फिर हमने आपको सिखाया था जी मार्जिन ऑफ सेफ्टी के बारे में। मार्जिन ऑफ सेफ्टी इज़ नथिंग इज़ द डिफरेंस बिटवीन द टोटल सेल्स और ब्रेक इवन सेल्स। तो टोटल सेल्स और ब्रेक इवन सेल्स के जो गैप होते हैं उसको हमने मार्जिन ऑफ सेफ्टी बताया था। मार्जिन ऑफ सेफ्टी को हमने आपको 2 लेवल पर डिस्क्राइब किया था। पहला लेवल ये डिस्क्राइब किया था जी, एक काम करें इसको अगर हम आपको नंबर्स में अगर रिप्रेजेंट करना चाहें तो मान लीजिए कि आपने 1000 यूनिट 1000 रुपये का सेल किया, उसमें 750 हमारा ब्रेक इवन था। इसका मतलब है कि 250 हमारा जो है वो मार्जिन ऑफ सेफ्टी हो गया। मार्जिन ऑफ सेफ्टी इज़ नथिंग इज़ द सेल्स इन एक्सेस ऑफ ब्रेक इवन पॉइंट। फिर अगर हमने उसको बोला था जी परसेंटेज में एक्सप्रेस करना है तो कैसे करूँगा, तो हमने बोला था जी मार्जिन ऑफ सेफ्टी जो निकला उसको टोटल सेल्स के अगेंस्ट आप लिख दीजिएगा तो आपका मार्जिन ऑफ सेफ्टी निकल जाएगा। ठीक है, उसके बाद अगर आपको यूनिट्स में निकालना है तो आप यूनिट्स में भी निकाल सकते हैं। ठीक है, अब हम आ रहे थे आपके पास यहाँ से, अब आपके टोटल नेक्स्ट लेवल के सवाल शुरू होते हैं जिसमें हम आपको एग्ज़ाम बेस्ड सवाल करवा रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, जब भी कोई बंदा टारगेट प्रॉफिट के बारे में बात कर रहा है तो टारगेट प्रॉफिट हमेशा आफ्टर टैक्स होना चाहिए। बिफोर टैक्स मतलब हमेशा वो लोग आफ्टर टैक्स करता है। तो जब सवाल आफ्टर टैक्स करता है देन यू हैव टू कन्वर्ट इट इनटू द बिफोर टैक्स। ठीक है, तो यहाँ तक में अगर कोई जैन भाई आपको मसले हैं थे, कल तक वाली सारी रिवीजन थी? नहीं सर, सब ठीक है। ठीक है, चलिए हमारे सवाल याद है कि हमने ये वाला एग्जांपल्स लेके सवाल करवाए थे। हमने बोला था जी हम 1000 यूनिट बेच रहे हैं, हम 1000 यूनिट प्रोड्यूस कर रहे हैं, 50 रुपये करके हमारा मटेरियल लगता है, 70 रुपये करके ये लगता है। नहीं, हमने ये वाला सवाल पे ये किया था, सारे सवाल किए थे कि 800 रुपये की हमारी सेलिंग प्राइस है, 800 की हमारी सेलिंग प्राइस है और उसके अगेंस्ट में हमारी 300 की वेरिएबल कॉस्ट है। तो 800 के अगेंस्ट में 300 का वेरिएबल कॉस्ट है, इसका मतलब 300 की हमारी कॉन्ट्रीब्यूशंस है। ठीक है, और हमारे सवाल में 4500 का क्या था, हमारे सवाल में 4500 का फिक्स कॉस्ट था। ठीक है, तो हमने बताया था जी अगर आपको सिर्फ अगर ब्रेक इवन रीच करना है तो आपने क्या करना था, 4500 डिवाइड बाई 300 करने से हमको ब्रेक इवन पॉइंट्स रीच हो जा रहा था। ठीक है, फिर मैंने आपको सेल्स के फॉर्मेट में भी सिखा दिया था ब्रेक इवन सेल। फिर मैंने आपको कहा था जी अगर आपकी टारगेट प्रॉफिट जो है इस सवाल में 1500 रुपये की है तो इसका मतलब ये है कि आपको कितने का अपना क्या करना पड़ेगा, आपको ब्रेक इवन प्रॉफिट निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा जी, आपको करना पड़ेगा 4500 प्लस 1500, 4500 प्लस 1500। हमने आपको ये बताया था 4500 प्लस 1500 कीजिएगा, उसके बाद जो आएगा 6000 डिवाइड बाई 30 कर दीजिएगा तो आपको प्रॉफिट निकल जाएगा। अब हमारा सवाल है, गवर्नमेंट बोलता है कि जी हमको 40% आपको टैक्स देनी है। कितना परसेंट टैक्स देनी है जी, कॉर्पोरेट टैक्स 40%। और अगर हम चाहते हैं कि हमको 1500 अर्न करना है तो टेक्निकली हमको कितना अर्न करना चाहिए, हमको इससे ज़्यादा अर्न करना पड़ेगा ताकि टैक्स देने के बाद हमको 1500 रुपया बच जाए। टेक्निकली हमको ज़्यादा अर्न करना पड़ेगा ताकि टैक्स देने के बाद हमको 1500 रुपया बच जाए। तो हमको कितना अर्न करना चाहिए वो हम आपको सिखा रहे हैं। तो हमको अर्न करने के लिए यानी हमको बिफोर टैक्स इनकम अर्न करना पड़ेगा। कौन सा इनकम अर्न करना पड़ेगा, बिफोर टैक्स इनकम अर्न करना पड़ेगा। उसके लिए फार्मूला होता है जी, आपका जो टारगेट प्रॉफिट है उसको डिवाइड बाई 1 माइनस टैक्स कर दीजिएगा तो हो जाएगा। तो उसको क्या कीजिएगा, टारगेट प्रॉफिट को डिवाइड बाई 1 माइनस टैक्स, यानी हमारे पास ये सवाल में हमारा टारगेट प्रॉफिट कितना है 1500 है, उसको डिवाइड बाई 1 माइनस 0.4 कर दीजिएगा तो आपको पता चल जाएगा जी कि आपको कितना का अर्न करना चाहिए बिफोर टैक्स। तो देखिए हम लोग को कितना अर्न करना चाहिए, तो हमने लिखा 1500 डिवाइड बाई 1 माइनस 0.4। अब इसको अगर हमको सिंप्लीफाई करना है तो हम क्या करेंगे, हम ये लिख देंगे और सॉरी ये लिख के हम इक्वल टू बिठा देंगे तो शायद आई। ठीक है, तो हाँ मतलब वो
ब्रैकेट देना भूल गया था भाई, एक्सेल को तो याद रहता है। हाँ, यानी कि 2500 अब आपको अर्न करना चाहिए टेक्निकली। तो अब आपको अगर ब्रेक इवन मैं निकालने बोलूँगा तो आप बोलिएगा कि मेरा जो है आप एक काम कर लो, आप लिख लो टारगेट प्रॉफिट। अब टारगेट प्रॉफिट लिख लो 2500, फिर लिखो फिक्स कॉस्ट मेरे सवाल में कितना है 4500 का है, और इसका मतलब है कि हमको रिकवर कितना करना है 7000, और हमारे पास सेल्स प्राइस कितने की है बताइए तो, सेल्स है हमारा 800 का। उसके बाद हमारे पास वेरिएबल कॉस्ट कितना है, हमारे पास वेरिएबल कॉस्ट है 500 का। इसका मतलब ये है कि हम कंट्रीब्यूशन मार्जिन कितना करते हैं, हमारा जो कंट्रीब्यूशंस पर यूनिट है वो कितना है 300 का। इसका मतलब अगर हमको ब्रेक इवन पॉइंट अगर निकालना है तो हम आपसे क्या बोल सकते हैं, आप एक काम करो 700 डिवाइड बाई 300 कर लो तो आपको पता चल जाएगा। यानी आपको 23.3 यूनिट बेचना पड़ेगा टू अचीव योर ब्रेक इवन पॉइंट। 23.3 यूनिट्स बेचना पड़ेगा टू अचीव योर पॉइंट। नाउ आई वांटेड टू वेरीफाई कि हमारा ये जो सवाल ये जो मैंने किया है ये क्या सही किया या गलत किया। आई वॉन्ट टू चेक इट। सो व्हाट इज़ द प्रोसेस टू चेक। हम एक बार इसको पूरा सिस्टम पूरा चीज़ों को रन करेंगे, ठीक है। तो आइए हम देखते हैं। तो सबसे पहले मैं बोल रहा हूँ ये, इसका मतलब अगर हम सेल्स का अगर बोले कि ब्रेक इवन सेल्स आपका कितना हुआ तो आप बोलिएगा नहीं, तो आप क्या बोलिएगा, आप बोलिएगा दिस इंटू 800, दिस इंटू 800, क्योंकि हमारा पर यूनिट को बेचने का कॉस्ट कितना है 800 है। फिर आप मेरे को बोलिएगा जी आपका वेरिएबल कॉस्ट आ जाएगा मेरा भी। तो वेरिएबल कॉस्ट हमारा कितना है जी 500 रुपये करके पर यूनिट है। 500 पर यूनिट मल्टीप्लाई बाई दिस कीजिएगा तो हमारे को वेरिएबल कॉस्ट निकल आएगा। अब देखिए हमारे पास जो निकला है उसको हम बोलते हैं कंट्रीब्यूशन आ गया, ठीक है जी। अब हमारे पास सवाल में फिक्स कॉस्ट है। फिक्स कॉस्ट हमारे पास कितने का है 4500 का। तो अब देखिए इसमें से इसको माइनस कीजिएगा तो हमारे पास क्या आ गया, ऑपरेटिंग प्रॉफिट कितने का आ गया, ऑपरेटिंग प्रॉफिट आ गया जी 2500 रुपये का। गवर्नमेंट का हमको टैक्स देना है दैट इज़ 40%। तो इसका हमने 40% का टैक्स निकाल लिया, गवर्नमेंट का 40% का टैक्स है। इसका मतलब ये है कि हमारे हाथ में एंड ऑफ द डे जो नेट इनकम आने वाला है, नेट इनकम मीन्स आफ्टर टैक्स, नेट इनकम आने वाला है वो 1500 आने वाला है। तो इस तरह से आपके सवाल आ सकते हैं एग्ज़ाम पे। तो आप यहाँ तक में काजल आप पूछे बताएं कि इसमें कुछ दिक्कत है क्या। तो इसका मतलब जब सवाल में अगर आपको दे दिया गया कि आपको नेट इनकम इज़ ऑफन रिप्रेजेंटेड बाय द ऑपरेटिंग इनकम माइनस द इनकम टैक्स, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि अगर आपको बिफोर टैक्स बनाना पड़ेगा। उसकी जो निंजा टेक्निक ये है कि ऑपरेटिंग इनकम डिवाइड बाय 1 माइनस टैक्स कीजिएगा तो आपको पता चल जाएगा जी कि आपका ऑपरेटिंग इनकम क्या होने वाला है। फिर इस सवाल में बोल रहा है कि जी आपने 100 रुपये करके 75 यूनिट बेच दिया था, 7 रुपये करके 75 यूनिट यानी 225 आपका ब्रेक इवन था। नाउ बोल रहा है यूजेस द कंपनीज 40% का टैक्स है। उसके बाद बोल रहा है कि नाउ वी हैव टू कैलकुलेट नंबर ऑफ़ यूनिट सो दैट हमारा ऑपरेटिंग प्रॉफिट कितना हो जाए 4500 हो जाए। तो सबसे पहले ये जो 4500 है इसको हमको क्या करना पड़ेगा, बिफोर टैक्स बनाना पड़ेगा। 4500 को बिफोर टैक्स बनाने के लिए क्या करेंगे, 4500 डिवाइड बाई 1 माइनस टैक्स। तो 4500 डिवाइड बाई 1 माइनस टैक्स करेंगे। इसका मतलब ये है कि माइनस 1.4 करेंगे तो हमारे पास जो आंसर्स रिजल्ट निकल के आएगा वो 7500 का आ जाएगा। तो देखिए 225 तो हमको अचीव करना ही था, प्लस 7500 भी अचीव करना है। इसका मतलब 7725 हमको अचीव करना है। अब 7725 अगर अचीव करना है और पर यूनिट पे हम सिर्फ 3 रुपये अचीव कर पा रहे हैं, इसका मतलब हमको कितना यूनिट बेचना चाहिए, वी हैव टू सेल 2575 यूनिट बेचना चाहिए। हम लोग को कितना यूनिट बेचना चाहिए, 2575 यूनिट बेचना चाहिए। अब हम चेक करते हैं कि हाँ भाई हम अपने बात में सही हैं या गलत है। तो नाउ हम 2575 मल्टीप्लाई बाई 10 किया, इसका मतलब 25,750, 2575 मल्टीप्लाई बाई 7 किया यानी 18,025 निकाल दिया। तो जो हमारे हाथ में कंट्रीब्यूशन आया वो कितना आया 7725 आ गया हमारे हाथ में कंट्रीब्यूशंस। अब इसमें से हमने फिक्स कॉस्ट निकाल दिया तो जो बचा हमारे हाथ में ऑपरेटिंग इनकम बचा, इसके ऊपर 40% का टैक्स 3000 और 4500 रुपये का हमारा जो था वो क्या था, डिज़ायर्ड प्रॉफिट था। डिज़ायर्ड प्रॉफिट था। इसका मतलब ये है कि हम अपने तरीके से ऐसे निकाल सकते हैं, ऐसे निकाल सकते हैं। अभी हम एक छोटा सा चीज़, अभी आप लोग से एक सवाल देते हैं, अब आप लोग फटाफट मेरे को करके बताइए।
यूनिट प्रोड्यूस हुआ आपको 5 यूनिट, $60, पहले तो आप हमको ब्रेक इवन निकाल के दिखाइए जी, कोई भी आदमी ब्रेक इवन निकाल के दिखाइए। सर ये 60 का 40% है ना? ये 60 रुपीज़ $60 है, और वेरिएबल कॉस्ट जो है वो परसेंटेज में 40% है, और ये भी डॉलर है। 62 का क्या हमको ब्रेक इवन पॉइंट और ब्रेक इवन सेल दोनों निकाल के बताना है। सर एक तो आ रहा है 62.5, क्या आ रहा है 62.5? तो कंट्रीब्यूशन मार्जिन आ रहा है 18,000। देखिए, सबसे पहले तो आपको मैं एक छोटा सा बात बता रहा हूँ। आपने क्या लिखा? आपने सेल्स लिखा 60 रुपया पर यूनिट का। वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट आपका कितना है? 40% ऑफ 60। यानी कि आपके कंट्रीब्यूशंस कितने बने? 36। अब आपको ब्रेक इवन पॉइंट निकालना था, तो आपने क्या करना था? फिक्स कॉस्ट डिवाइड बाय दिस। तो अगर ये आपके आंसर आए हैं तो बताइए। हाँ सर यही आ रहा है। अच्छा, अब बताना था कि ब्रेक इवन सेल्स, तो ब्रेक इवन सेल्स में आपको कितने आए? कितने आए? 4250। 425, हाँ सर। अच्छा, एक और आसान तरीका से आपको ब्रेक इवन सेल्स निकालना सिखाता हूँ, एग्ज़ाम में काम आएगा। चूँकि ये 40% दे दिया था, इसका मतलब ये है कि आप डायरेक्ट ऐसे कर सकते थे, फिक्स ब्रेक इवन सेल इज इक्वल टू फिक्स कॉस्ट डिवाइड बाय पीवी रेशियो। अच्छा, पीवी रेशियो इसमें आपको निकालने का ज़रूरत नहीं था। रीज़न क्या था? आपके पास ऑलरेडी 40% वेरिएबल कॉस्ट है, इसका मतलब बाकी जो होगा वो क्या होगा? 60% होगा। तो आप डायरेक्ट कर सकते थे, दिस डिवाइड बाई 0.6 खींचते तो आपका आंसर आ जाता। तो क्या होता है, सम टाइम यू हैव टू अप्लाई द माइंड ऑल्सो सो दैट यू कैन सेव योर टाइम। अगर आपके पास ये दिया हुआ है, वेरिएबल का परसेंटेज दिया हुआ है, तो आपको फर्दर दिमाग नहीं लगाना। आपने एक काम करना है, एक में से 40% निकल गया तो आपका क्या निकल जाता? पीवी रेशियो निकल जाता। क्योंकि देखिए, हमने जब हम कभी लिखते हैं तो कैसे लिखते हैं? हम लिखते हैं जी सेल्स है, पहले हम लिखते हैं जी सेल्स है। सेल्स में अगर वेरिएबल है तो फिक्स है, तो अगर परसेंटेज के फॉर्म में अगर ये 60% है तो ऑब्वियसली बात है ये 40 होगा, क्योंकि यहाँ तो 100 होता है। तो ये वाला एक छोटा सा लॉजिक काम करता है, इसीलिए हमने यहाँ पे कोई कैलकुलेशन नहीं किया, हमने डिवाइड बाई 60% कर दिया, तो आपका टाइम बच गया। ठीक है, तो इतना किसने निकाल लिया था भाई? सुनील भाई, आपने निकाला था या नहीं निकाला था? नहीं निकाला सर। क्या कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं सुनील भाई? कैलकुलेटर लेके बैठ। कंट्रीब्यूशन, हाँ कैलकुलेटर लेके बैठा था सर। कंट्रीब्यूशन जो मार्जिन वाला था वो रह गया सर। चलो कोई नहीं, अभी लॉजिक क्लियर है ना? हाँ क्लियर है सर। चलो, अब आप, मैं चाहता हूँ, मेरी टारगेट प्रॉफिट है 15,000, PROFIT, मेरी टारगेट प्रॉफिट है 15,000 की।
अभी आपने मेरे को एडवाइस करना है कि हाउ मच यूनिट आई शुड प्रोड्यूस। सर ये आफ्टर टैक्स है। जी आफ्टर टैक्स है। नहीं, अभी मैंने टैक्स लिखा नहीं ना, तो टैक्स तो हम बाद में देंगे। अभी नॉर्मल बिना टैक्स का, स्टेप बाय स्टेप। सर 487.5। चले आजम जैन साहब, आप मेरे को एडवाइस करें। तो किस क्या एडवाइस सर? चलिए दो एडवाइस करना। फिक्स कोर्स सेम ऊपर वाला। सेम क्वेश्चन है। नाउ आई एम सेइंग कि मेरे को टारगेट प्रॉफिट 15,000 चाहिए। इंफॉर्मेशन सेम है। नाउ मेरे चाह रहा हूँ कि मेरे को 15,000 अर्न करना है। नाउ यू हैव टू एडवाइस कि मेरे को मिनिमम हाउ मच क्वांटिटी आई शुड सेल। 487.5 487 बता रहा है। ब्रेक इवन पॉइंट। ये तो मेरे को कुछ और आ रहा है भाई। सर टारगेट के साथ फिक्स्ड करना है ना ऐड। फिक्स कॉस्ट। अरे हाँ भाई, सॉरी। सही आप सही हो। 487 आ गया। अब हमको अगर सेल्स एडवाइस करना है तो हम क्या करेंगे? ये सही है? काजल आपका आया था इतना? हाँ सर वो सेल 99 हाँ, तो ऐसे करके भी इतना ही आएगा। सर ये उसको किया है ना, रेशो में करके इसको किया है, कंट्रीब्यूशन मार्जिन रेशो को। कैसे भी कर सकते हैं, लेकिन अल्टीमेटली आंसर 29 या 250 आना चाहिए। डायरेक्ट कर लिया आपने, ठीक है। मैंने इसलिए तो बताया कि एग्ज़ाम में ये वाला ट्रिक काम कर जाएगा, आपको टाइम बच जाएगा। सर अगर हम वैसे करके अगर अपना चेक करना चाहें तो उसको हम कंट्रीब्यूशन को डिवाइड करेंगे सेल्स के साथ। ठीक है। 36 भाई साहब, दिस डिवाइड बाय 0.6, ठीक 0.6। अब आइए, मेरा टैक्स रेट है 35%। कॉर्पोरेट टैक्स है। नाउ एडवाइस कीजिए। अब आप एडवाइस कीजिए क्या करना चाहिए। खैरत पानी दो ना। भाई $23,076 20 $3,076 बिल्कुल गलत है।
आगे बोलिए। तो ये वो हो गया ना टारगेट प्रॉफिट। सबसे पहले अच्छा टारगेट प्रॉफिट आप बता रहे हैं, हाँ जी सर, वो टारगेट प्रॉफिट बताया। हमको पूरा ब्रेक इवन बताइए भाई। अच्छा पूरा ब्रेक इवन बताना है, ओके ओके। ठीक है। फोर टू सेवन वन 1.5। लेट मी चेक, ये आ रहा है भाई। सर मेरी आवाज नहीं आ रही। नहीं आपकी आवाज़ नहीं आ रही हमें। अभी कुछ बोला है आपने? हाँ सर। जी आपका आंसर कितना आया? सर यही आया 7,485 7,485। चलो गुड हो गया आपका, परफेक्ट। जी हाँ। तो ये वाला में कोई मसले नहीं है आई बिलीव। ठीक है, चलो आगे। सेंसिटिविटी एनालिसिस सुना है क्या आपने कहीं क्लास 1 2 में, कहीं बचपना में? इसको बोलते हैं व्हाट इफ एनालिसिस। अगर सिचुएशन चेंज हो जाए तो क्या रिजल्ट में चेंज आता है, उस एनालिसिस को बोलते हैं सेंसिटिविटी एनालिसिस। इसका दूसरा नाम होता है व्हाट इफ एनालिसिस। बोलता है सेंसिटिविटी इन द सीवीपी इन्वॉल्व द आस्किंग इफ क्वेश्चंस रिगार्डिंग द चेंज इन द वॉल्यूम एंड द पैरामीटर्स। अगर इसमें से कुछ भी चेंज हो गया तो आपके रिजल्ट्स में क्या फ़र्क पड़ेगा, उसके बारे में जो स्टडी करते हैं, दैट स्टडी इज़ नोन एज द सेंसिटिविटी एनालिसिस। बोलता है कंपनी प्रोड्यूस एंड सेल्स अ प्रोडक्ट विद द सेलिंग प्राइस ऑफ 10। अभी वो 10 रुपये में बेचता है, ठीक है, एंड द फिक्स कॉस्ट अभी 225 का है, ये भी क्लियर है बात। बोलता है वेरिएबल कॉस्ट जो है अभी 7 रुपये का है। बोलता है ब्रेक इवन जो है 75 है, ठीक है। तो ये सवाल क्लियर है। बोल रहा है कि व्हाट वुड बी द ब्रेक इवन इफ़ द यूनिट ऑफ सेलिंग प्राइस इज इंक्रीज्ड बाय 10% while the variable cost is increased by 20% and fixed cost is increased to 286। तो मेरी बात सुने, यहाँ पे चीज़ों को थोड़ा समझें। तो इसमें मैंने क्या बोला कि क्या फ़र्क पड़ेगा कि अगर नया सिनेरियो आ जाए तो एग्जिस्टिंग सिनेरियो को अभी आपने कैसे एक्सपीरियंस किया वो देखिए। एग्जिस्टिंग सिनेरियो में आपने बोला जी 10 रुपये का सेलिंग प्राइस है, 7 रुपये की वेरिएबल कॉस्ट है, 3 रुपये की मार्जिन है और 225 डिवाइड बाई 3 करते हैं आप तो आपकी 75 निकल आती है और आप खुश हो जाते हैं। लेकिन थोड़ी सी चीज़ों में तब्दीली है। तब्दीली मीन्स चेंजेस। अब चेंजेस ये है कि हमसे पूछ रहे हैं कि ब्रेक इवन पे क्या फ़र्क पड़ेगा अगर सेलिंग प्राइस 10 से बढ़ जाए। तो सेलिंग प्राइस जो 10 रुपये का है वो 10 रुपया नहीं होकर अभी 11 रुपये की हो जाए। वेरिएबल कॉस्ट जो है 20% से बढ़ जाए तो 7 रुपया नहीं होके बल्कि ये 8 रुपया 40 पैसा हो जाए। तो ये बताएंगे कोई आदमी कैलकुलेटर करके 11 माइनस 8.40 कितना होता है? हेलो 2.6। कितना? 2.6 2.6 होता है अभी। और फिक्स कॉस्ट 286 हो जाए, यानी कि 286 डिवाइड बाई 2.6 करके देखिए तो कितना आता है? 110। तो यानी कि हमारा जो प्रॉफिट आने वाला है, अब जो नया वाला जो न्यू ब्रेक इवन आने वाला है वो कितना आने वाला है आपको? 110। क्या आने वाला है जी? 110। क्या आने वाला है? 110।
इस कैलकुलेशन में कोई आपको डाउट है? इस कैलकुलेशन में कोई डाउट है तो बताएं। नई वाली मार्जिन निकाल ली थी हमने सबसे पहला जो काम, और उसके बाद 286 को डिवाइड बाय हमने वो कर दिया था, 286 डिवाइड बाय 2.6 कर दिया था, तो हमारा रिजल्ट आ गया था जी 110 रुपया। हो गया बात खत्म। अब आइए, अब एग्ज़ाम का जो एकदम डायरेक्ट सवाल आता है वो ये आता है जी, आपके पास मल्टीपल प्रोडक्ट्स होते हैं। मल्टीपल प्रोडक्ट्स का मतलब एक से ज़्यादा प्रोडक्ट, और जब आप एक से ज़्यादा प्रोडक्ट बनाते हैं और उनका अगर कोई कॉमन फिक्स कॉस्ट होता है तो आप ब्रेक इवन कैसे निकालेंगे। ठीक है, तो आइए सबसे पहले आप कॉन्सेप्ट को समझें, फिर उसके बाद सीखिएगा। तो अभी हमारे पास एक प्रोडक्ट है ए, है और दूसरा प्रोडक्ट जी बी है। अब देखिए दोनों की सेल प्राइस है, इसकी दिए हुई है हमारे पास 800 की सेल है, इसकी सेल प्राइस है जी 1000 की सेल है। ठीक है, अच्छा इन दोनों का जो रेशियो है क्वेश्चन पे दिया हुआ है 3:2, जिसको हम सेल्स मिक्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सेल्स मिक्स। अब वेरिएबल कॉस्ट दिया हुआ है जी हमारे पास 500 और 600, और अब हमारे पास जो दिया हुआ है वो दिया हुआ है जी फिक्स कॉस्ट 10,000 का। अब हमें एडवाइस करना है जी कि ब्रेक इवन क्या होगा। हमें क्या एडवाइस करना है जी? ब्रेक इवन पॉइंट एडवाइस करनी है। तो सबसे पहले आप एक काम करेंगे कि इंडिविजुअल कंट्रीब्यूशंस निकाल लीजिएगा। क्या निकालिएगा? इंडिविजुअल कंट्रीब्यूशंस, यानी कंट्रीब्यूशंस पर यूनिट आप सबसे पहला काम होता है वो निकाल लीजिएगा। सबसे पहला काम ये है कि आप इंडिविजुअल कंट्रीब्यूशंस निकाल लीजिएगा। फिर आप उसके लिए निकालिएगा कंबाइंड कंट्रीब्यूशन, COMBINET, कंबाइंड कंट्रीब्यूशन। अब ये पूछेगा कैसे निकलेगा, तो मैं बताता हूँ। इसको आप लिखिएगा कंट्रीब्यूशन ऑफ ए मल्टीप्लाई बाय सेल्स मिक्स ऑफ ए प्लस कंट्रीब्यूशन ऑफ बी मल्टीप्लाई बाय सेल्स मिक्स ऑफ बी, और दोनों का जो टोटल आएगा उसको भागा लगाइएगा टोटल ऑफ सेल्स मिक्स। तो अब हम इसको इसमें लिखते हैं, तो हम बोलेंगे जी 300 मल्टीप्लाई बाई 3 प्लस 400 मल्टीप्लाई बाई 2 ब्रैकेट बंद डिवाइड बाई 5। अब इसको हमको सिंप्लीफाई करना है, तो हम कुछ नहीं करेंगे, हम यहाँ पे सिर्फ इक्वल टू डाल देंगे, तो ये सिंप्लीफाई हो गया। अब हमको अगर ब्रेक इवन पॉइंट निकालना है BEP, तो BEP निकालने की जो निंजा टेक्निक है वो ये है, डिवाइड बाई हमने क्या किया? हमने लिखा फिक्स कॉस्ट डिवाइड बाई कंबाइंड या एवरेज कंट्रीब्यूशन, कंबाइंड कंट्रीब्यूशंस। तो देखिए ये हमारा निकल आया, तो 29.4117 ऐसे आ गया। अब आप बोलेंगे कि जी 29 जो है ये तो कंबाइंड है, अब ए को कितना दूं? तो आप ए को देने के लिए डिवाइड बाई 5 मल्टीप्लाई बाई 3 कर दीजिएगा, जो बचेगा वो बी को दे दीजिए। तो ये पता चल गया कि इतना यूनिट हमको बेचना चाहिए। अब अगर BES निकालना है तो आपने बस इसको इक्वल टू दिस मल्टीप्लाई बाय सेल्स प्राइस इक्वल टू दिस इनटू मल्टीप्लाई बाय, तो आपका यहाँ से सेल्स भी निकल आ गया।
तो इस तरह से जो आपको सवाल आते हैं मोर देन वन प्रोडक्ट के एग्ज़ाम में बाकायदा सवाल होते हैं, तो आपको इसी तरह से करना पड़ेगा। तो अभी आपको समझने में कोई दिक्कत है जैन साहब? नहीं सर, ओके। हाँ, और आपको काजल? हेलो? सर आवाज आ रही है? अरे थोड़ी थोड़ी आती है, बीच बीच में गायब हो जाती है। नेटवर्क इशू। हाँ सर, ये अब तो समझ में आ गया, पर मैंने क्वेश्चंस लिखे थे ये सेल्स इसलिए। अभी आपको जब कॉन्सेप्ट समझ आ गया तो क्वेश्चन भी कर लीजिएगा, ऐसा कोई मुश्किल नहीं है, ठीक है? मैं एक बार ट्राई करूँगी फिर आपको। नहीं नहीं, यहाँ पे अभी सामने एक सवाल करके जाइएगा तो उसके बाद ट्राई कीजिएगा, ठीक है? तो देखिए यहाँ पे सवाल पढ़िए, बोला सेल्स मिक्स या रेवेन्यू मिक्स रेफर टू द रिलेटिव प्रोपोर्शन ऑफ द प्रोडक्ट, वो प्रोपोर्शंस निकालना होता है, ठीक है? इफ़ यू हैव अ most company have a multi product and sales and generally the different kinds of the profitable the typical to sales mix, आपको सेल्स मिक्स निकालना, सिंपल, उतना दिमाग नहीं लगाना है। अब सुनिए, बोलता है कि प्रोडक्ट ए है जो 100 यूनिट बेचता है, प्रोडक्ट बी जो है वो 50 यूनिट बेचता है। इसका मतलब अगर इस दोनों का रेशियो अगर हमसे आप पूछते तो वो कैसे निकलता? 2:1 निकलता। अगर किसी को कोई सवाल पे डाउट है तो बताएं कि इसका रेशियो निकलेगा 2:1। आगे बोल रहा है जी इसको बेचते जब हैं तो इसको 200 रुपये में बेचते हैं, इसको जो बेचते हैं जी उसको हम 125 में बेचते हैं। तो हमारे पास क्या क्या चीज़ है? हमारे पास 200 भी है, हमारे पास 125 भी है। वेरिएबल कॉस्ट भी हमारे पास है 125 रुपये का, और इधर में वेरिएबल कॉस्ट है जी 75 रुपये का। तो 200 माइनस 125 कीजिएगा तो 75 आएगा, और 100 माइनस 75 कीजिएगा तो आई बिलीव 50 आएगा। और रेशियो आपको पता है तो 50/1, इधर 75 का रेशियो आपको पता है तो 50/75/2, तो 75/2 होता है 150 प्लस ये वाली 15, दोनों को ऐड कीजिएगा और डिवाइड बाई 3 कीजिएगा। तो इससे आपको क्या निकल जाएगा? कंबाइंड। इससे क्या निकल जाएगा जी? कंबाइंड। इससे जो निकलेगा उसको क्या बोलिएगा? कंबाइंड कॉन्ट्रीब्यूशंस, कंबाइंड कंट्रीब्यूशन। तो आप निकालिएगा तो कितना आ जाएगा? 200/3 कीजिएगा तो 66.67 आएगा। ये आपको चूँकि पता हो गया 66.67। अब आपने क्या निकालना है जी? फिक्स कॉस्ट दिया हुआ था सवाल में दिया हुआ है जी 4000 का फिक्स कॉस्ट है। तो 4000 को 66.67 से भागा लगाइए, कितना आता है आंसर बताइए? चार 66.67 यानी कि 59.9। तो आई कैन से कि 60 यूनिट डायरेक्ट ले लेते हैं, राउंड ऑफ कर लेते हैं तो 60 आएगा। इसका मतलब कि ए कितना बेचेगा और बी कितना बेचेगा? इस 60 को बांटिएगा 2:1 में, तो बी बेचेगा 20 यूनिट और ए बेचेगा कितना? 40 यूनिट्स। आ गया आंसर, ठीक है? अब फिर से सवाल को आप पढ़ें, फिर से 1 मिनट फिर से ध्यान दें। पहला बोला है कि 2 प्रोडक्ट बेचते हैं, ए और बी बेचते हैं, ए का 100 बी का 50, तो 50 और 100 का रेशियो निकालिएगा तो 2:1 आएगा। इसमें अगर कोई डाउट है तो प्लीज़ बताएं। ये इसका रेशियो होता है 2:1। आगे सवाल में हमको पास क्वेश्चन में सेल्स का प्राइस दे दिया था, तो 200 इधर मैंने लिख लिया और इधर में 125 कॉपी कर लिया। साथ में हमारे पास वेरिएबल कॉस्ट का भी स्ट्रक्चर दिया हुआ था, तो 125 और 75 हमने कॉपी कर लिया। 200 माइनस 125 किया तो 75 आ गया, और इधर में 200 माइनस 75 किया तो 50 आ गया। अब दोनों का रेशियो पता था, इसका रेशियो 1 था तो इसका 1 से 50 से कम 50, तो 50 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 50 आ गया था। बट 75 वाले का रेशियो 2 था, तो 75 × 2 किया तो हमारे पास कितना आ गया जी? 150 आ गया। तो दोनों को मैंने ऐड किया था तो 50 150 प्लस 50 200, 200 डिवाइड बाई 3 किया तो हमारे पास 66.67 आ गया। इसको हमने बोला था जी कंबाइंड कंट्रीब्यूशन, इसको हमने बोला जी आपको कंबाइंड कंट्रीब्यूशंस। अब हमने बोला जी फिक्स कॉस्ट को डिवाइड बाई कंबाइंड कंट्रीब्यूशंस किया तो आपके पास जो यूनिट प्रोड्यूस हुआ वो आया 60। फिर मैंने बोला ये तो 60 जो है वो कंबाइंड है, इनको रेशियो में आपको स्प्लिट करना पड़ेगा।
तो जो ए का रेशियो था 2 उसको 2 दे दिया, इसका स्प्लिट में 1 था तो इसको 1 दे दिया, तो डिवाइड बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 1 यानी 20 दे दिया बी को और मल्टीप्लाई बाई 2 40 दे दिया ए को। यहाँ तक में अगर कोई डाउट है तो प्लीज़ पूछिए। हेलो हेलो नहीं सर, इसमें कोई डाउट है? नहीं सर, डाउट नहीं। डाउट आएगा जब सवाल कीजिएगा। ठीक है, अब ये थोड़ा सा थ्योरी है, इससे एक आध तो क्वेश्चन आपको टकरा सकता है एग्ज़ाम में, वरना ज़रूरत नहीं है उतनी, कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं है, नहीं भी करते तो कोई उतना मुश्किल नहीं है। बोला इफेक्ट ऑफ चेंज इन सेल्स मिक्स ऑन द सेल्स की मिक्स का ऑपरेटिंग इनकम पे क्या फ़र्क पड़ता है। तो सबसे बड़ी बात है कि अगर हायर कंट्रीब्यूशन मार्जिन से अगर लो कंट्रीब्यूशन में जाता है तो आपका ऑपरेटिंग इनकम क्या हो जाता है, कम हो जाता है। इसका मतलब ये है कि ए जो है हाई एंड प्रोडक्ट है, बी जो है लोअर आइटम है, ए पे आपको 400 रुपया बचता है, बी पे आपको 300 रुपया बचता है, तो ए का अगर सेल आपका कम हो गया तो आपका ओवरऑल प्रॉफिट क्या हो जाता है, कम हो जाता है। तो यही बात इसने बताने की कोशिश की है कि हाई एंड प्रोडक्ट अगर शिफ्ट करता है अपना, मतलब अपनी जो शिफ्टिंग होती है हाई कंट्रीब्यूशन मार्जिन आइटम टू द लो कंट्रीब्यूशन मार्जिन में, अगर किसी का सेल्स मिक्स शिफ्ट हो जाता है, ये इसका रेशियो 2 था, इसका रेशियो 1 था, अब इसका 1 और इसका 2 हो जाएगा, तो इवेंचुअली कंपनी को क्या होने वाला है, नुकसान होने वाला है। और ये उसका वाइस वर्सा है कि अगर लो वाला मार्जिन का माल अगर हाई एंड वाले में फॉल करने लगता है, इसका रेशियो अगर इधर आ जाता है, ये इसका रेशियो पहले 2 था और इसका 1 था, अगर अब इसका 1 और इसका 2 हो जाता है तो हमारे ओवरऑल प्रॉफिट बढ़ जाते हैं। बस इतना ही सा बात बोला था और कुछ नहीं बोला था, ठीक है, और इसमें कुछ काम की बातें नहीं है। बाकी जो है कि कांस्टेंट रिसोर्सेज वाले, तो ये हम सवाल जो है उसमें पढ़ेंगे। सवाल कांस्टेंट रिसोर्सेज वाले जो सवाल आते हैं वो आते हैं आपको किस में, हमारे पास रिसोर्सेज एलोकेशन मार्जिनल कॉस्टिंग के डिफरेंट लेवल के सवाल पे है, प्रोडक्शंस वाले पे है। तो यहाँ तक में हमारा जो भी था ब्रेक इवन से रिलेटेड जितनी सारी चीज़ें थी हमने यहाँ पे क्लोज कर दी। तो अगर आपको मैं समराइज़ करूँ अगर, तो समराइज़ क्या बनता है सुन लीजिए। ब्रेक इवन आपको सबसे पहले मैंने यूनिट लेवल पे सिखाया, फिर हमने आपको जो है डिफरेंट टाइप्स में आपकी टारगेट प्रॉफिट को लेके कैलकुलेट करना सिखाया। फिर मैंने आपको बताया जी टारगेट प्रॉफिट अगर टैक्स के बाद हो तो आप कैसे करेंगे। तो सेकंड में मैंने आपको बताया जी उसको बिफोर टैक्स कर लीजिएगा और फिर आप उसको इसके साथ ऐड कर लीजिएगा, क्या, फिक्स कॉस्ट के साथ, और ब्रेक इवन पॉइंट निकाल लीजिएगा। अगर सवाल में आपके पास कंट्रीब्यूशन मार्जिन पहले से दिया हुआ है या वेरिएबल कॉस्ट का परसेंटेज दिया हुआ है तो आपको कंट्रीब्यूशन मार्जिन वहाँ पे बैलेंसिंग फिगर आ जाएगा। फिर हमने आपको सिखाया जी कि आपके जो मोर देन 1 प्रोडक्ट है तो आप उसको कैसे करेंगे। तो हमने आपको बताया सबसे पहले आपको एक सेल्स मिक्स निकालना पड़ेगा। अगर सवाल में सेल्स मिक्स दिया हुआ है तो वेल एंड गुड, नहीं दिया हुआ है तो आप सेल्स मिक्स उसके सेल्स के रेशियो से निकाल लीजिएगा। फिर मैंने यहाँ पे एक सवाल किया कि एक सवाल है जो प्रोडक्ट ए है, प्रोडक्ट बी है, प्रोडक्ट ए में 800 में बिकता है, प्रोडक्ट बी 1000 में बिकता है, प्रोडक्ट ए का जो वेरिएबल कॉस्ट है 500 है, बी का वेरिएबल कॉस्ट 600 है। तो आपकी जो कंट्रीब्यूशंस निकली दोनों के इंडिविजुअल निकालिएगा और बाद में कंबाइंड या एवरेज कंट्रीब्यूशंस निकालिएगा। कंबाइंड एवरेज निकालने का फार्मूला क्या था, कंट्रीब्यूशन ऑफ ए मल्टीप्लाई बाय द सेल्स मिक्स प्लस कंट्रीब्यूशन ऑफ बी मल्टीप्लाई बाय द सेल्स मिक्स ऑफ बी, और दोनों को आप ऐड करके डिवाइड बाय टोटल सेल्स मिक्स से डिवाइड कर दीजिएगा तो आपको एक एवरेज कंट्रीब्यूशंस निकल जाएगा। और जितने का फिक्स कॉस्ट है उसको डिवाइड बाय एवरेज कंट्रीब्यूशंस मार दीजिएगा तो आपको ब्रेक इवन पॉइंट निकलेगा, बट वो कंबाइंड निकलेगा, बट यू हैव टू स्प्लिट इट। आप उसको स्प्लिट करोगे तो स्प्लिट उसी रेशियो में करोगे जिस रेशियो में आपकी सेल्स मिक्स है, ठीक है। तो इसमें और ज़्यादा कुछ नहीं है। अगर आप ये सारे एग्जाम्पल्स को अगर दोबारा अपने से भी अगर लिख के कर लीजिएगा तो आई बिलीव आपको सारा चैप्टर समझ आ जाएगा, ठीक है। और आज हम आपको बता दे रहे हैं अगर किसी को कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है देन आई कैन टेल हिम कहाँ से प्रैक्टिस कर सकते हैं। जी काजल बोलिए। हेलो।